नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसकी आत्मा में ये एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन को जान जाने से आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में सीरिया में क्या होने वाला है। इसको समझने के लिए सरल तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा और डिकोड करना पड़ेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठ सकता है और जो जो कैरेक्टर इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं वो अगला कदम क्या उठा सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को असेस करेंगे, उनके पूर्व के रिकॉर्ड, उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उनकी विचारधारा, उनके बदले हुए रंग, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाले एक शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सारी बात समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सीरिया का महत्व क्या है। एक तो सीरिया की जो खबर आ रही है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भाग गया है, 25 साल से शासन कर रहा था, वो अचानक छोड़ के चला गया अपने देश को, लड़ा भी नहीं, मोर्चा भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कोई कह रहा है उसकी सेना भ्रष्ट हो चुकी थी, गद्दार हो चुकी थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसके पीछे क्या खेल है वो आपको इस वीडियो के ख़त्म होते होते समझ में आएगा। दूसरा, सीरिया का महत्व। अगर आप इस नक्शे को समझें कि सीरिया क्या चीज़ है और उसकी अहमियत क्या है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे या तो नक्शा देख लें, नक्शा मैं लगा देता हूं, वैसे एक आकृति को दिमाग में डालना पड़ेगा। आपने देखा होगा काजू जब उगता है अपने फल में, पेड़ पे, तो एक बड़ा सा फल होता है अमरूद जैसा, और वो जो फल होता है उसके नीचे जो काजू है जिसको हम खाते हैं, ये काजू एक कवच के अंदर लगा होता है। तो ये जो काजू है, जो काजू हम खाते हैं, ये हो गया इजराइल, छोटा सा काजू। इस काजू के ऊपर जो बड़ा सा फल है ना, उसके दो हिस्से हैं। एक तरफ का हिस्सा, उस फल का बड़ा वाला हिस्सा सीरिया है, और उसी फल का एक छोटा सा हिस्सा लेबनान है। यानी ये छोटा सा नन्ना सा एक बादाम काजू के शेप का हॉरिजॉन्टल बादाम वाला देश इजराइल है। इसके ठीक ऊपर लेबनान है। लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज चलती रही हैं, और इसी के दाहिने हाथ पे, या कहें कि पूर्व में, सीरिया है, और सीरिया का दूसरा जो उसका बॉर्डर है वो ईरान मिलता है। और ये जो काजू है और काजू का फल जो है, उसके बीच में जो एक जगह है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गोलान हाइट्स। इस सीरिया का महत्व इजराइल के लिए क्या है और उसके लिए खुश होने की ज़रूरत है या दुखी होने की ज़रूरत है, ये खुद नेतन्याहू भी तय नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद अमेरिका भी तय नहीं कर पा रहा है कि अभी खुश हो या दुखी हो, क्योंकि उनको भी भविष्य के बारे में नहीं पता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ईरान का हिजबुल्लाह वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, जो कि लेबनान के साउथ में पड़ता है, जहाँ हिजबुल्लाह तैनात है, ईरान का अगर हिजबुल्लाह से कोई कनेक्शन बनता था तो वो सीरिया के रास्ते बनता था। कुछ जगहों पर मीडिया में ये बताया जा रहा है कि सीधे टनल थी सीरिया से। ईरान सीरिया की सरकार को हथियार भेजता था ट्रकों में, और वो ट्रक उन सुरंगों में समा जाते थे और पहुंच जाते थे कहाँ पर? हिजबुल्लाह के इलाकों में, साउथ लेबनान, जिससे हिजबुल्लाह को बहुत सारी मिसाइल, रॉकेट वगैरह मिला करते थे। तो अगर सीरिया गिरता है, गिर ही गया, लेकिन कितना गिरा है नहीं पता है, इसको हम समझेंगे अभी। अगर सीरिया गिरता है तो इसका सीधा सीधा एक मतलब ये है कि ईरान से
लेबनान का संपर्क टूट गया और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया। तो एक संपर्क टूट गया ईरान का। दूसरा फायदा यह हुआ कि एक तरफ का खतरा हट गया। खतरा हटा कि नहीं हटा इसको भी हम समझेंगे। तीसरा यह कि यह संपर्क टूटने से हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा हमेशा के लिए, इसलिए नेतन्याहू खुश हैं। दूसरा एक और चीज है, वो है गोलान हाइट। गोलान हाइट या गोलन हिल्स, जो आपको कहना कह लें। दरअसल ये इलाका जो है, ये काजू का ऊपर जो फल के अंदर घुसा हुआ इलाका है, उस इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला के ऊपर शुद्ध पानी मिलता है, जिससे इजराइल की जिंदगी चलती है। पीने का पानी वहीं जो स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं, उनसे आता है। बर्फ भी वहां पड़ती है, शुद्ध पानी। और गोलन हाइट की एक और खासियत है, वो चूंकि ऊंचाई पर है तो वहां से आप चारों दिशाओं में सीरिया पे भी नजर रख सकते हो। जैसे कारगिल में पाकिस्तान ऊंची पोजीशन पे था, वैसे यहां पर इजराइल के ऊंची पोजीशन पे होने का फायदा मिलता है। और वहां से वो हिजबुल्लाह वाले इलाके पे भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रख पाता है। इस जगह को जब ये पहाड़ी को कब्जा कर लेते हैं, ऊंची पहाड़ी को, तो इनका एक्सेस बन जाता है। दरअसल 67 में एक 6 दिन की लड़ाई जीती थी इजराइल ने। उसके बाद इस पहाड़ी पे उसका कब्जा पहले से है। वहां पे कुछ यहूदी रहते हैं, कुछ और भी नेटिव लोग रहते हैं जिन्होंने इस इजराइल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। तो वो उस इलाके में रहकर भी फ्री हैं। और एक बफर जोन बनाया गया है करीब 10 किलोमीटर का, सीरिया और इजराइल के बीच में। और ये बफर जोन जो है, इसमें अब इजराइल घुस गया है, इसने टैंक वैंक घुसा दिए हैं, ऐसी खबरें आई हैं। तो एक तस्वीर आपको पूरी की पूरी मिल गई। काजू हो गया इजराइल, ऊपर का जो फल है, उस फल का में थोड़ा सा नीचे बाईं तरफ का हिस्सा जरा सा लेबनान है, और एक बड़ा सा पूरा जो फल है वो सीरिया है। नक्शे में आप समझ लीजिए। और उसके बीच में गोलन हाइट भी है, जिसका एक स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो अगर देखा जाए तो सीरिया में अगर निजाम बदलता है तो ये इतने सारे फायदे उसको मिल जाते हैं, क्योंकि जो असद का निजाम है, जो आदमी छोड़ के भाग गया बगैर लड़े, उसका जो निजाम है, सीरिया जो है, उसमें अभी तक ईरान और रूस से समर्थित सरकार थी। असद वो आदमी है जिसको इजराइल का भी समर्थन नहीं था, अमेरिका का भी नहीं था, रूस और ईरान का समर्थन था। यानी वो आदमी कहीं ना कहीं आंख की किरकिरी था, और तुर्की भी थोड़ा थोड़ा असद का साथ देता रहता था। इस तरह से काम चल रहा था। अब क्या सीन हुआ है, इसको हम समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मैं पहले दिन से जब से वीडियो बना रहा हूं इस पूरे इजराइल वाले घटनाक्रम पे, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान की भूमिका संदिग्ध है, ईरान की भूमिका संदिग्ध है। हमास किसकी दम पे भिड़ गया था इजराइल से? हमास के साथ कौन आकर खड़ा हुआ? आप अंदर से उनको मदद देते जाओगे, आधे दूरी पूरी जैसी भी है, लेकिन जब मामला जिंदगी और मौत का हो तो आप सिर्फ कट्टे और तमंचे नहीं दे सकते, आपको साथ में जाके खड़े होना पड़ेगा। हमास खत्म। जाते जाते बाइडेन ने तेजी से सारी चीजें लपेटी, क्योंकि ट्रंप तो कह रहा है मुझे अपने से मतलब है भाई, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। अभी ये सीरिया वाले मामले में भी कहा अमेरिका को उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, अमेरिका से क्या मतलब है। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन कह रहा है जो करना है पहले कर दो। यूक्रेन को जो कुछ करना था भड़का भड़का के फंसवा दिया उसको, वो रूस से भिड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह का एक रहस्यमय समझौता हो गया, जो समझौता था नहीं फिर भी हो गया, जिसमें हिजबुल्लाह पार्टी नहीं है, हिजबुल्लाह के दस्तखत नहीं है, हिजबुल्लाह का बयान नहीं है, लेकिन समझौता है, उसमें हिजबुल्लाह शामिल है। हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल मिसाइलें फेंक रहा है, रॉकेट फेंक रहा है, बम गिरा रहा है।
और कहा जा रहा है समझौता हो गया। अब ये कैसा समझौता, क्या समझौता, पता नहीं वहाँ की धरातल की स्थिति क्या है। लेकिन कोई भी वहाँ का जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, जिसको लोगों ने प्रतिबंधित वगैरह किया हुआ है, वो बहुत मिक्स टाइप की ओपिनियन दे रहा है। तो क्या हुआ, ईरान ने हिजबुल्लाह को भी ऐन वक्त पे धोखा दे दिया। और अब सीरिया के मामले में, जब सीरिया के अंदर विद्रोही लोग खड़े हो गए और उन्होंने सरकार को घेर लिया, राजधानी की तरफ बढ़ गए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा, ईरान कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। बावजूद इसके नहीं दिखाई दिया कि ईरान अगर बीच में नहीं आता, रूस अगर बीच में नहीं आता, तो असद को कोई बचा नहीं सकता था, क्योंकि पहले का भी अनुभव यही था। अब तक की स्थिति में आपने समझ लिया जो कहानी है कि ईरान जो है उसने असद का साथ नहीं दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह का भी साथ बातों बातों में दिया, धरातल पे नहीं दिया। हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा था, लेकिन ईरान ने हमास का भी साथ नहीं दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास के, उस पर हम जाएंगे तो वो अलग बात है। इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि ईरान ने इनको धोखा दे दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब आते हैं कि जो सिचुएशन वहाँ बनने वाली है वो क्या बनने वाली है। नेतन्याहू के लिए कितने दिन ये खुश रहने का मसला है। सीरिया में जो सरकार अब आई है, वो सरकार एक अजब तरह के लोगों की सरकार है। और उस सरकार में जो हयात तहरीर अल-शाम HTS नामक एक संगठन है, इस संगठन की लीडरशिप में बन रही है। और ये संगठन जो है ये कैसे सरकार चलाएगा, इसी से ये भी तय होगा कि सीरिया के लोगों का भविष्य क्या होने वाला है। और इसी से ये भी तय होगा कि इजराइल का भविष्य में सरदर्द घटेगा या बढ़ेगा। जैसे हम ईरान के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इजराइल के बारे में कर सकते हैं, HTS के बारे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HTS का जो इतिहास है वो अजीबोगरीब रहा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस तरह की विचारधारा को लेकर HTS अतीत में चला है, उसमें अफगानिस्तान की तरह यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हो सकती है। अब तक सीरिया में जो सरकार है वो आधुनिक तरीके से सोचने वाली सरकार थी, जिसमें महिलाओं को स्वतंत्रता थी। जैसा भी तानाशाह हो असद, या उसने डिसेंट को, अपनी असहमतियों को कुचला हो, लोकतांत्रिक मूल्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आम नागरिकों का जीवन खुली हवा में सांस लेने वाला था। कम से कम वैसा नहीं था जैसा अफगानिस्तान के जिहादियों के कब्जे में है। भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान के उस कट्टरपंथी निजाम को भी सत्ता में स्थापित करने की अगर किसी ने वही भूमिका निभाई तो अमेरिका ने निभाई थी। अब इनके बैकग्राउंड पे जाते हैं। इनका जो लीडर है, जिसको अब इन्होंने बना दिया है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या राष्ट्रपति का कैंडिडेट, जो भी मान लें कि वही बनेगा, उसकी हिस्ट्री भी बड़ी डोबियस है। दरअसल जुलानी जो है एक दमिश्क में एक लिबरल वातावरण में मेडिकल स्टूडेंट था। एक लिबरल इस्लामिक वातावरण जो होता है उसमें वो रहा, जो आधुनिक इस्लाम का दौर है, जिसमें खुली हवा में लोग सांस ले सकते हैं, सरल भाषा में समझें। उसमें उसने पढ़ाई की और फिर आप बगदादी के वो संपर्क में आया। बगदादी से उसकी मुलाकात हुई जेल में जाने के बाद बगदादी ने बाहर आकर कहा कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, सीरिया के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ है, इसको भर्ती करो। इस आदमी को अलकायदा के लोग मिले, उन्होंने इसको भर्ती किया। उसके बाद बगदादी ने जब आईसिस का रास्ता पकड़ा तो इसने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसी बीच में आपने सुना होगा अरब स्प्रिंग। पूरे अरब में जनता के लोकतांत्रिक आंदोलन खड़े हो रहे थे और लोग तानाशाह गैर लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे अलग अलग देशों में। और ये माना गया कि सोशल मीडिया ने एक क्रांति खड़ी की है।
उसी तर्ज पे कहा जाता था कि हमारे यहाँ अन्ना हजारे का आंदोलन भी उसी दौरान उसी तर्ज उसी स्टाइल में सोशल मीडिया से खड़ा हुआ था। तो वहाँ पर इस आदमी ने जो है वो जंग लड़ना शुरू की और 2006 में इसको अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया, इसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद 5 साल बिताकर जब ये बाहर आया 11 में, तो अलकायदा ने इसको मौका दिया, बाहर बुलाया और अलकायदा के बगदादी ने इसको बाहर आकर ये बताया कि किस तरह से उसको चुना है बगदादी ने। और इससे कहा गया कि तुम एक चिट्ठी लिखो, और उस चिट्ठी में इसने पूरी 50 पन्नों की चिट्ठी थी, ये बताया कि किस तरह से सीरिया को फतेह किया जा सकता है। और उसके बाद इसको सीरिया का चार्ज दे दिया गया। 6 लोगों के साथ इस आदमी ने सीरिया में कदम रखा और कहा जाता है कि इसने 5000 लड़ाके जुटा लिए और इसके साथ साथ एक जवात अल नुस्र का इसने गठन किया, जिसने पूरा का पूरा इलाका थर्रा दिया। 2014 में जब ये सारे बदलाव हो रहे थे दुनिया में, तो बगदादी जो है वो आईसिस की तरफ जाने लग गया। 2016 में ये आदमी अलकायदा से अलग हो गया। आत्महत्या करके, फिदाइन हमला करके मरने वालों के बारे में इस आदमी की राय थी, हमारे पास लड़ाकू विमान नहीं है, हमारे पास तोपें नहीं हैं। जब एक देश बम गिराता है, कई लोगों को मार देता है, तो उसकी आलोचना नहीं होती, हमारे एक फिदाइन हमले की आलोचना होती है। और कुछ लोगों ने अपने को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो ये कोई बुराई नहीं है, सम्मानजनक काम है, वगैरह वगैरह, इस तरह की आइडियोलॉजी थी। और उसके बाद में इसके HTS को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया 2018 में, और इस आदमी के ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। जिस आदमी के ऊपर $1 करोड़ का इनाम अमेरिका ने घोषित किया, जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट था, दकियानूस इस्लामिस्ट था, लेकिन दकियानूस होने से पहले वो मॉडर्न एटमॉस्फेयर में पड़ा है, फिर दकियानूस हो जाता है, फिर वो अलकायदा को छोड़ता है, फिर वो आईसिस से लड़ता है। और वो आदमी सारा का सारा जो काम कर रहा है वो कर रहा है जिससे अमेरिका को लाभ हो रहा है। HTS बनाने के बाद, सीरिया में बगावत करने के बाद, सीरिया के एक हिस्से पे कब्जा कर लेने के बाद, ये आदमी कहता है कि मुझे अमेरिका और वेस्ट के साथ मेरा कोई युद्ध नहीं है, और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ये सीरिया के लोगों की लड़ाई है, और इसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं है। लोगों को बात अच्छी लगती है भाई, ना तो इसमें रूस है, ना इसमें ईरान है, ना अमेरिका है, ना इजराइल है। ये एक आज़ाद अपने देश का आदमी है। लोगों के सेंटीमेंट इसके साथ काफ़ी हद तक जुड़ गए। ऊपर से ये उनको धार्मिक और इस सब तरह की बातें बताता रहता था। और ये जो आतंकवादी जिसको अमेरिका ने घोषित किया था, आज जब मौका मिला तो सबसे पहले अमेरिका ने इस आतंकवादी को समर्थन दिया। रूस पहले ही यूक्रेन में उलझा हुआ है, वो सरकार के मदद के लिए नहीं आया। इजराइल जो है उसको मौके का फ़ायदा उठाकर उसने गोलन हाइट पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और उसने सीरिया के बहुत सारे हथियारों के ठिकानों पर बम गिरा के उनको नष्ट कर दिया। नष्ट करने से उसको 2 फायदे हुए। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि जो भी नई सरकार बनेगी वो एक कमज़ोर सरकार होगी, तो इजराइल से ज़्यादा पंगा नहीं लेगी। दूसरा, अगर ये जो आदमी नया बना है, इसका असली रंग पता नहीं चल रहा है, कई रंग बदल चुका है, अगर ये आदमी किसी भी तरह से वापस एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पे, अरब देशों की एकता के नाम पे, क्योंकि इसके पिताजी पहले एक संगठन बना चुके थे अरब देशों का, और वो अखंड अरब राष्ट्र के लिए काम करते थे। उस आदमी की एक खासियत थी कि उसने स्वेज नहर से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हटा के मिस्र को उसका कब्ज़ा दिलाया था, वरना स्वेज नहर से अंग्रेज़ अपनी कमाई किया करते थे।
और उसने सीरिया मिस्र विश्व मिला के एक अरब देश बनाने का काम शुरू किया था। अगर इसके अंदर वो विचारधारा जाग गई तो भी इजराइल की दिक्कत हो सकती है। अमेरिका में भी इसी तरह से बहुत सारे बम वम गिराए हैं और अपने ज़रूरत के टारगेट पूरे किए हैं। तो अब आप समझे होंगे कि नेतन्याहू के लिए अभी खुश होने की बात इतनी है कि ईरान समर्थक असद की सरकार गिर गई, लेकिन खुश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, इस इलाके में सीरिया में बहुत सारे शरण लिए हुए थे, चूँकि वो असद से समर्थन लेते थे तो ये माना जाता था कि एचटीएस जो है ये उनको समर्थन नहीं देगा, तो वो कमज़ोर पड़ गए। लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच में जब तक इनकी भूमिका पता नहीं चलती कि ये किस करवट बैठेंगे, तब तक इजराइल भी चैन से नहीं बैठ सकता। अब एक नया एंगल आता है और वो एंगल है टर्की का एंगल, एर्दोगान का एंगल। अब वो एंगल क्या है? दरअसल इस इलाके में एक और शक्ति है, तीसरी शक्ति है। वो शक्ति दोनों के साथ नहीं है, वो शक्ति है कुर्दों की शक्ति है। कुर्द इस इलाके के बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि उनका एक सांस्कृतिक परिवेश ऐसा है कि उनका एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। उस स्वतंत्र देश में एक बड़ा हिस्सा टर्की का है, एक हिस्सा सीरिया का है, ईरान का भी कुछ हिस्सा है, तो काफ़ी हिस्से को मिला के वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। तो जो कुर्द हैं उनको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से जाना जाता है और अभी तक उनको अमेरिका से समर्थन मिलता रहा है। लेकिन टर्की के फायदे के लिए एक बार अमेरिका कुर्दों को मरता छोड़ के चला गया था, यानी इनको बढ़ाया चढ़ाया, लेकिन जब टर्की से पंगा हुआ तो छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर भी है, अमेरिका का सगा भी है और अरब भी है, और इसलिए कुर्दों को टर्की क्या कहता है? ये आतंकवादी हैं। अब सबकी नज़र में लोग एक दूसरे के आतंकवादी हैं। तो इस सिचुएशन में टर्की कुर्दों को ख़त्म करना चाहेगा। तो वो क्या कर रहा है? एचटीएस की जो नई सरकार आ रही है उसको सहयोग दे रहा है। उसको लगता है कि कुर्दों को अगर हम ख़त्म कर दें तो टर्की के अंदर जो बड़ी संख्या में कुर्द विद्रोही हैं उनसे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो कहानी ये है कि ये एक अजीब सी स्थिति, और आईसिस भी यहाँ पे काम करता है, हालांकि काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। आईसिस को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक ये लोग जो आए हैं पावर में, इन्होंने मदद की अमेरिका की, ऐसा माना जाता है। पूरी दुनिया के देश सीरिया के लोगों के साथ खेल रहे हैं। अमेरिका कुर्द बलों को समर्थन देता है और वहाँ घुसा भी रहता है। टर्की विद्रोहियों को समर्थन देता है और चाहता है कि कुर्द लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए। हिजबुल्लाह और ईरान सरकार का समर्थन करते रहे, रूस ने भी उसका समर्थन किया। इजराइल और सीरिया जो है वो लगातार हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर हमला करते रहे और वो चाहते हैं कि इनका प्रभाव कमज़ोर हो। तो कुल मिला के सिचुएशन क्या हुई? सिचुएशन ये हुई कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसमें कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर कुर्द लड़ाके उठ के खड़े हो गए तो भी कुछ कर देंगे, लेकिन ये एक एचटीएस की अचानक ताकत कैसे बढ़ गई, ये तो लंबे समय से एक तरफ बैठे हुए थे। इसकी एक वजह है ईरान की तरफ से सरकार को सहयोग ना मिलना, रूस की तरफ से सहयोग ना मिलना। रूस का एक जस्टिफिकेशन है कि वो अपने युद्ध में फंसा हुआ है। ईरान की तरफ से किस तरह से कहाँ विड्रॉ किया गया, किस जगह अमेरिका से उसकी क्या डील हुई कि हिजबुल्लाह अचानक शांत पड़ गया। जो हिजबुल्लाह बढ़ चढ़ के नेतन्याहू के घर पे बम पटक रहा था, ड्रोन फेंक रहा था, वो चुपचाप बैठ गया और ईरान ने सीरिया को अकेला छोड़ दिया। तो ये सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं। इसमें एक आइडियोलॉजी और आ गई है। जो नया अमेरिका का एंगल आ गया है वो है सानुकी वाला एंगल। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन पावर में आ जाएगा वो कह रहा है कि हम तो ट्रंप ये सब हटाओ, हमको नहीं चाहिए ये नेटो वेटो। और उसने ये भी कहा कि सीरिया में हमारी क्या भूमिका है। एचटीएस को जो अभी तक ताकत मिली है वो ताकत वो सत्ता पे कब्जा तो कर लेंगे,
लेकिन वहाँ की सरकार कैसे चलाएंगे? जो ईरान और रूस के गठबंधन के खिलाफ इनको शुरू में मदद करने वाले लोग हैं वो तो अमेरिका ही है ना, और तुर्की भी कर लेगा कि भाई तुम कुर्दों का दमन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो पहले सरकार के भी साथ थे इस मामले पे। लेकिन उससे काम चल जाएगा क्या? और जो मदद करने वाला अमेरिका का हाथ खड़े कर देगा तब क्या होगा? और अमेरिका अगर अपने आप को नेटो से दूर कर लेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं ट्रंप के बयानात के बाद में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की सिचुएशन क्या होगी? तो क्या ये एक नया और बड़ा सरदर्द खड़ा होने वाला है? क्योंकि अभी तक जो असद की सरकार थी उसका लक्ष्य खुद को संभाल कर बनाए रखना था। 25 साल पुरानी सरकार इनकी, 25 साल इनके पिताजी ने किया था शासन। तो ये जो है 50 साल का जो शासन था ये इंटैक्ट है। इनका मकसद ये था अपनी पोजीशन को बचाना। लेकिन अब ये जो सीन बन रहा है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो लोग नए लोग आए हैं ये वो लोग नहीं है जो यथास्थितिवादी हों, ये कुछ नया करेंगे। तो सिचुएशन क्या होगी कोई नहीं जानता। मैंने कहा ना कि नेतन्याहू खुद भी तय नहीं कर पा रहा है क्या करे क्या ना करे। तो एचटीएस जो है उसकी तरफ से मामला गड़बड़ है और उसने जो है वो बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐसी की हैं जिसकी वजह से अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो आगे जाके पावर में आने के बाद क्या करेंगे। कुर्दिश गुट का एकदम क्लियर है, उनको अपना कुर्दिस्तान चाहिए जिसको वो पूरा सीरिया का एक हिस्सा लेके, ईरान का एक हिस्सा लेके, और इसे पूरा करके मैं पहले भी बता चुका हूँ ले लेंगे। और कुर्दिश समूहों को आईसिस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका समर्थन देता रहा है, लेकिन बाद में छोड़ के भाग गया जब टर्की ने उनको मारा पीटा। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो भयंकर तरीके से खतरनाक है। और अगर आप कहें ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगाने वाली बात केवल ईरान पे लागू होती है, तो ये अमेरिका पे भी इसी इलाके में समान रूप से लागू होती है। 2014 में एसडीएफ को अपना प्रमुख सहयोगी बनाया, उसने आईसिस को कमज़ोर किया, उसको छोड़ दिया इसने। और जब 2019 में इसका काम निकल गया तो वहाँ से चला गया। उसके बाद टर्की ने जम के कुर्दों को टॉर्चर किया है, मारा है। एसटीएस के साथ में जो एसटीएस अब सरकार में आया है, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ इसका स्ट्रगल भी चलता रहा है, क्योंकि इसको तो उसने $1 करोड़ का इनाम रख दिया था इसके सर पे। पूरा भयंकर टाइप का आतंक वहाँ फैलाया हुआ था अमेरिका ने। इस आदमी को तो जेल में डाल, क्या क्या नहीं किया, और अब इसका समर्थन कर रहा है। तो यही समझ में नहीं रहा है कि किसके साथ में है। और रूस और ईरान के हट जाने से अमेरिका का इंटरेस्ट कितना बच गया कितना नहीं बच गया, ये बड़ा सवाल है। कुल मिला के जो निष्कर्ष है, ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। जितने कैरेक्टर हैं किसी का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस मौके का फ़ायदा उठा के अभी नेतन्याहू अपनी सिचुएशन को थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। गोलन हाइट पे बैठ जाएगा ताकि वहाँ की तरफ से कोई हमले हों उसको प्रतिकार कर सके। हथियार उसने सीरिया के काफ़ी नष्ट कर ही दिए हैं। हिजबुल्लाह का कनेक्ट सीरिया से तोड़ दिया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लोगों के लिए बड़ी आसानी होती थी कि अगर कोई क्राइसिस हो रहा है सीरिया चले जाओ, सुरंगें थीं, वो भी ख़त्म हो जाएगा नई सरकार आने के बाद। अगर हुआ तो ये भी हो सकता है नई सरकार से हिजबुल्लाह का कोई समझौता हो जाए और नए सिरे से समर्थन और खाद पानी मिलने लग जाए। लेबनान की सिचुएशन भी कमज़ोर हो जाएगी, अब उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान और दूसरी जगहों से जो समर्थन वाली स्थिति थी वो उतनी मजबूत नहीं रहेगी। तो कुल मिला के बहुत सारा भ्रम है। और उस भ्रम के बीच में भारत क्या कर सकता है? भारत की भूमिका ये है कि चुपचाप बैठो, ज़्यादा पंगेबाजी ना लो, हर जगह घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इस इलाके से कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक संबंध भी नहीं रहा है, कोई फ़िलिस्तीन की तरह तुम परंपरागत उसके समर्थक नहीं रहे हो, और इजराइल की तरह तुमने जो है उससे कोई दूसरी डील भी नहीं की है बीच पे खड़े होके, जिसमें आपको पेगासस मिला था। तो शांति से बैठो, सिचुएशन को देखो, अपने लोगों को सुरक्षित निकाल लाओ। अभी इस इलाके में इस तरह का खचर पचर हिंसा चलती रहेगी, क्योंकि जब तक पश्चिम है, अमेरिका है, ये
पूरे उस इलाके को चैन से रहने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों को भी दिखाएं, साझा करें। मैंने बहुत सरल तरीके से इस पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी को इस मसले को समझने में दिक्कत होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।